रहे हैं क्या? हाँ, चैप्टर का नाम था ठोसों के यांत्रिक गुण, यही था ना, यही चैप्टर का नाम है, ठोसों के यांत्रिक गुण। ठोसों के यांत्रिक गुण। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये अंग्रेज बन गया ही तुम्हारा भाई रे, पक्का। वो तो बता तुम पढ़ता है सॉलिड। हाँ, तो चैप्टर का नाम है ठोसों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसमें मोटा मोटा बात हम लोग करते 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 पहले निकल लेंगे, उसके बाद 10-20 को एमसीक्यू कर लेंगे, उसके बाद कहानी द एंड। ठीक है, सिंपल है। हम बेसिकली इसका रिवीजन कर रहे हैं, क्लास नहीं समझोगे, रिवीजन है ना। चलो, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है तुम्हारे पास, चैप्टर नंबर जो भी है उससे हमको लेना देना नहीं है, 8 नंबर चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से। चलिए, तो पहली बात आती है कि भाई कोई वस्तु ठोस है और कोई वस्तु द्रव है और कोई वस्तु गैस है। पदार्थ 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पदार्थ का 3 प्रकार होता है, ठोस, द्रव और गैस। हमें से इसको जो पढ़ना है, बेसिकली हमको इन दोनों को आज पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना ये इसमें कितने प्रकार के प्रॉपर्टीज आते हैं, क्या क्या इसका गुण होता है, वो सीखना है हम लोगों को, है ना। तो पहले ठोस और द्रव और गैस में क्या बेसिक अंतर है वो समझते हैं। कोई भी वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, चाहे कितना बड़ा वस्तु हो या छोटा वस्तु। इवन हम लोग भी जो है, इसका कहना है कि छोटे छोटे कण से तुम लोग मिलकर के बने हुए, और एक कण जो है, एक कण दूसरे कण को, यानी एक अणु दूसरे अणु को या दूसरे कण को आपस में जो चिपका हुआ रहता है, एक कण दूसरे कण से जो चिपका हुआ है, वो चिपका हुआ जो बल है, एक कण दूसरे कण पर जो बल लगाता है, उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फिर अंतर आणविक बल। यही होता है ना, ये 2 कणों के मध्य जो बल लगता है उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, अंतर आणविक बल बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ध्यान से सुनते रहना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अब एक कण के बीच दूसरे कण का जो दूरी होता है, उस डिस्टेंस को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, या अंतर आणविक दूरी कहते हैं। यही कहते हो तुम लोग, अंतर आणविक दूरी, अंतर आणविक स्पेलिंग हो सकता है हिंदी का कभी कभी मिस्टेक हो जाए तो माफ करना। अंतर आणविक दूरी, यहां तक चमका आपको। जो भी वस्तु ठोस है यानी सॉलिड है, अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को Fi से दर्शा दूं, इसको हम लोग Fi से दर्शा देते हैं, और ये डिस्टेंस को Si से दर्शा देते हैं, कोई परेशानी नहीं। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका Fi कहलाएगा और अंतर आणविक दूरी आपका Si कहलाएगा। अगर कोई सॉलिड है, इसका मतलब उसके कण बहुत पास पास है। बहुत पास पास होने का मतलब है कि दोनों के बीच में बल बढ़िया लग रहा है, इसलिए दोनों चिपका हुआ है, बढ़िया है। इसका मतलब 2 कणों के बीच, सॉलिड का कोई भी 2 कण अगर ले लोगे, 2 कणों को देखोगे, तो उन 2 कणों के बीच का जो बल होगा वो बल बहुत ज्यादा होता है। किसकी तुलना में? ज्यादा या कम तो तुलना करके पता चलेगा ना। हम अमीर हैं, किन से? तुमसे। अंबानी से थोड़ी अमीर है हम, अंबानी से तुलना करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे। तो भैया वही कहानी है कि ये अगर इसके 2 कणों के बीच बल ज्यादा लग रहा है तो किन से तुलना किया? लिक्विड से। लिक्विड में बल जो है कंपेयर टू सॉलिड के, सॉलिड में ज्यादा होगा। किसके एफएस है? तो लिक्विड के एफएस से। एस मतलब सॉरी आई, सॉरी आई, यहां आई, ठीक है। 2 कणों के बीच Fi
का मान बहुत ज्यादा होता है किसकी तुलना में? लिक्विड की तुलना में। और लिक्विड किससे ज्यादा होता है? गैस से। किससे ज्यादा होता है? गैस से। यानी इसका एफआई अगर बात करें, गैस का एफआई सबसे कम, लिक्विड का एफआई उससे का ज्यादा, और सॉलिड का एफआई सबसे ज्यादा। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो बल की बात कर लिया हम, अगर दूरी की बात करेंगे तो दूरी उल्टा होता है, जिसमें दूरी ज्यादा होगा उसमें बल कम होगा, और जिसका दूरी कम होगा उसका बल ज्यादा होगा। यानी अगर इसकी दूरी की बात करें, एस अगर हम बात करें, आई किसका सबसे कम होगा? सॉलिड का। उससे एस आई ज्यादा किसका? भैया लिक्विड का। और सबसे ज्यादा एस आई किसका होगा? तुम्हारा गैस का। कोई परेशानी नहीं है यहां तक समझने में? यानी ठोस अगर ठोस है तो एक कारण वो है कि उसके बीच में बल बहुत ज्यादा है द्रव की तुलना में और गैस की तुलना में, और अंतर आणविक दूरी सबसे कम है द्रव की तुलना में और गैस की तुलना में। इसका मतलब हम और कोई दो, मेरी प्रेमिका है या मेरा दोस्त है, हम दोनों मस्त एक दूसरे से दोस्ती में है, अच्छा चल रहा है जीवन, सब चीज सही चल रहा है। अब कोई आकर के अगर अलग से हम दोनों को लड़ाना या भिड़ाना चाहे तभी हम दोनों के बीच में दूरी बढ़ेगी, नहीं तो हम दोनों मस्त जीवन जी रहे थे। अब भैया एक एग्जांपल लीजिए कि मान लिया जाए आपके पास एक रबर है, रबर यानी कौन? हमारे पास कैसा रबर है, कैसा रबर है? मान लिया जाए वो हेयर बैंड है किसी के पास, हेयर रबर है किसी के पास? कोई नहीं लगाई है, लगाई तो होगी ना, कोई दो, एक 2 मिनट के लिए हाथ वाला दो। हाथ में क्या पहनी है? रबर नहीं है, माथा वाला खोल के दो एगो। अरे 2 सेकंड के लिए दो ना, अरे वो करेंगे तो तोड़ेंगे थोड़ी उसको, या यहां पर कोई रबर नहीं है? छोड़ दो, तुम नहीं खोलना चाह रहे तो छोड़ दो, खोल ली दो, तुरंत ही दे देंगे। ठीक है, थैंक यू। अभी जो इसका कण है ये हम इसको सॉलिड ही समझ रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अब इसका जो कण है इसके पास जितना कण है वो आपस में ऐसे बैठा हुआ है, एक दूसरे में दोस्ती है। हम बाहर से एक बल लगाए और इसके कण को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। हम जो बाहर से बल लगा रहे हैं इसके कणों के दोस्ती को तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं? तो जो बल लगा करके हम इसकी दोस्ती को तोड़ते हैं, यानी इसके फोर्स को जो तोड़ते हैं, वो फोर्स क्या कहलाता है? डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफॉर्मिंग, यानी विरूपक बल। कौन सा बल होता है? अब एग्जांपल में ऐसा लीजिए कि भाई आपके पास एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, चलिए हम इसको खींचा, पूरा ऐसे करके खींचा। जैसे ही इसको आप खींचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा सिस्टम, इसको अगर हम खींचते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लगाने के बाद ये बढ़ेगा जरूर। जैसे ही तुम इसका ये वाला पार्ट हटाओगे, जैसे ही तुम इसका ये वाला पार्ट हटाओगे, देखो जैसे ही तुम इसका ये वाला पार्ट, बल को तुम जैसे ही हटाए वापस ये अपनी स्थिति पर चला जाएगा। बल हटते ही वापस अपनी स्थिति पर गया कि नहीं गया? हमने बल लगाया, पहले जो स्थिति था बल लगा करके उसको खींच दिया। जब खींचे तो इसका जो ये और इस कणों के बीच दूरी, लेकिन तूने बल लगाकर इस, तो ये जो तुम जिस बल से तूने इसके कण की दूरी को बढ़ाया है, मतलब आराम से साम्य अवस्था में था, आराम से न्यूट्रल कंडीशन में था, आराम कर रहा था, दोनों कण आपस में बातचीत कर रहा था, और तूने उसके बल लगा करके उसके बातचीत को तोड़ करके उन दोनों के बीच में दूरी क्या कर दिया? बढ़ा दिया। जो बढ़ाया, जो बल तूने लगाया, इसे कहा जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा फोर्स कहा जाता है? डिफॉर्मिंग फोर्स। कैसा फोर्स कहा जाता है? इसको हिंदी में कहते हैं विरूपक बल। कैसा बल है? विरूपक बल। ध्यान से सुनना, विरूपक बल। अब तूने ये वाला जो बल था विरूपक बल, ये विरूपक बल को यहां से हटा दिया, इस पर अब लग दिया, ये वापस अपनी स्थिति पर आ गया। जो इसको स्थिति में लाया, जो अपने जगह पर इसको खींच कर लाया, फिर से वापस बल लगा होगा। तुमने तो बल लगा करके उसको धक्का दिया नहीं था,
उसके अंदर के कण जिसकी तूने दोस्ती तोड़ी थी, उसको पता चला कि तुम बाहर का जो आदमी दोस्ती को तोड़ रहा था, आदमी अब मर गया या हट गया, दोस्त उससे हट गया। तीसरा आदमी हटते ही उन दोनों में फिर से दोस्ती होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उन दोनों में पहले से प्रेम था। फिर से जो ये वापस अपनी स्थिति में आ गया, ये किस बल के कारण आया? वो प्यार का जो नाम है, उस प्रेम का नाम है भाई रीस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम है? रीस्टोरिंग फोर्स। ऐसा फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स। इसको बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स को हिंदी में जो हम लोग कहते हैं वो बल होता है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल। कैसा बल होता है? प्रत्यानयन बल। अब पूरे कहानी का सार पढ़ते हैं, सार समझते हैं। कोई भी ठोस वस्तु, उसके कणों के बीच पहले कौन सा बल था? तो अंतराणविक बल था। इस बल को तोड़ा किसने? तोड़ा तुम्हारे विरूपक बल ने। फिर वापस इसी स्थिति में दोनों कण आ जाए, इसके लिए कौन सा बल जिम्मेदार हुआ? भाई जितना बल लगा के तूने तोड़ा था, क्या उतना ही बल लगा के वापस वो दोनों आपस में चिपका होगा? थोड़ा सोच के देखिए। आपने ये दो कण है, यहां पर ये दो कण है, तूने बल लगाया और इसको दूर कर दिया। अगर 10 न्यूटन से इतना दूर आया, तो फिर वापस वही स्थिति में आने के लिए उसको 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा कि नहीं? लगाना पड़ेगा ना भाई। हम दो लोग थे यहां से, जो भी बात तूने की और इसको दूर किया, वो बात का सॉल्यूशन पता चलने के बाद इन दोनों को लगा होगा कि ये पूरा फेक बात है, तभी वापस उस स्थिति में आ सकता है। अगर जरा भी सच्चाई होगा तो क्या वैसा दोस्ती हो सकता है? नहीं ना। कंसीडर कीजिए कि ये अंजलि है, ये बबीता है, और यहां एक सुनीता नाम करके औरत थी। इन दोनों की दोस्ती इसको ये इसके बारे में, अनिता के बारे में बोल दिया। ये दोनों के बीच में दूरी बढ़ गया, ये दोनों के बीच दूरी बढ़ गया। वापस दोस्ती होने के लिए 100% सुनीता झूठ बोली होगी, तभी वैसा दोस्ती होगा। जरा भी सच्चाई होगा तो दोस्ती होगा? नहीं होगा। इसका मतलब 100% झूठ होना जरूरी है, तब ऐसा दोस्ती होगा। और ये कब संभव है? जब ये सुनीता इसके बात को ये दोनों मानने के लिए इनकार कर दे, यानी सुनीता उस जगह से हट जाए तब। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटता है, विरूपक प्रत्यानयन बल इसे वापस अपनी स्थिति में ला देगा 100%। तभी जब वो जितना बल से हटाया उतना ही बल लगेगा। अगर नहीं लगा तो कहानी गेम ओवर, मतलब 100% वो रिस्टोर नहीं करेगा। अगर 100% रिस्टोर कर रहा है, इसका मतलब विरूपक बल और प्रत्यानयन बल आपस में क्या है? बराबर है, परंतु दिशा में अंतर होगा। विरूपक बल इस तरफ, प्रत्यानयन बल इस तरफ। लगेगा कि नहीं लगेगा? परंतु दिशा में अंतर होगा। क्या इतना बात आपको चमका? हमने अभी अभी आपको क्या क्या पढ़ाया? पहले पढ़ाया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसके वजह से वो सॉलिड है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जिसका कम होता है। ये दो बात पढ़े। उसके बाद पढ़े कि भाई कोई भी वस्तु को अगर उसके पूर्व स्थिति से हटाना है, इनके कणों के बीच की दोस्ती को तोड़ना है, इसके कण के सिस्टम को बर्बाद करना है, तो आपको अलग से एक बल लगाना होगा, जिस बल का नाम रखे हम डिफॉर्मिंग फोर्स। कैसा? विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स। अच्छा, उसके बाद वापस ये वस्तु इसी स्थिति में आ जाए, वापस स्थिति में आ जाए, वापस स्थिति में आ जाए, इसके लिए कौन सा बल लगा? आपका प्रत्यानयन बल। कैसा बल? प्रत्यानयन बल। इतना बात चमका। अगर 100% स्थिति में आता है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यहां तक चमका? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, ये वापस अपनी स्थिति में सारा वस्तु नहीं आता है, ये बात भी जानते होंगे। मान लो आप रोटी को बल लगा के बेल दिए, बेलने के बाद वो अलग हो गया, क्या वापस उस स्थिति में आता है? नहीं। स्प्रिंग पर बल लगाए, वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। प्लास्टिक पर बल लगाए, परमानेंट फैल जाता है, वापस स्थिति में आता है क्या? नहीं। रबड़ पर बल लगाए, वापस अपनी स्थिति में आता है।
यानी कुछ वस्तुओं में यह गुण होता है और कुछ वस्तुओं में यह गुण नहीं होता है। तो जिस वस्तु में 100% अपना वापस स्थिति आने वाला गुण होगा वो वस्तु कहलाएगा परफेक्टली इलास्टिक वस्तु। कैसा वस्तु कहलाएगा? इलास्टिक। जैसे आप जींस खरीदने जाते हो, खासकर लड़कियां जब जींस या आप लेगिंग्स खरीदते हो तो दुकानदार बोलता है ये कपड़ा में इलास्टिक बहुत है, बोलता है ना। मतलब इलास्टिक का मतलब आपको लगेगा कि ये छोटा है, मेरे साइज का नहीं है, पर जब आप पहनेंगे तो वो फैल करके वो स्थिति में चला जाता है, फिर जब आप खोलते हैं धोते हैं वापस अपने पुनः स्थिति में आ जाता है, आता है ना। यानी वो परफेक्टली इलास्टिक वस्तु है। 100% तो नहीं है लेकिन समझने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन अब मेरा शर्ट इलास्टिक है जरियो सा, ये भी कपड़ा वो भी कपड़ा, ये कपड़ा इलास्टिक नहीं है, वो कपड़ा इलास्टिक है। जिस वस्तु में अपना आकार बदलने का प्रकृति हो और पुनः अपना उसी आकार में आने का प्रकृति हो, मतलब बल लगाने से आकार बदल जाता हो और बल हटाने से वापस अपने आकार पर आ जाता हो, उस गुण को कहते हैं प्रत्यास्थता का गुण। कैसा गुण कहते हैं? प्रत्यास्थता का गुण, यानी इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं उसको? इलास्टिसिटी। किसी में 100% इलास्टिसिटी होता है, किसी में 50% इलास्टिसिटी होता है, किसी में थोड़ा कम होता है। जैसे आपके हेयर बैंड में रबड़ जो है, शुरू में आप खरीदते हो छोटू सा दिखता है, इतलू सा दिखता है कि नहीं दिखता है। आप माथा में बांध लिया, मजा आता है। 10 दिन 20 दिन 50 दिन जब बांधते हो इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी वो वापस 100% अपनी स्थिति में नहीं आ रहा था, यानी परफेक्टली इलास्टिक नहीं है वो, है ना। और परफेक्टली प्लास्टिक भी नहीं है कि एक बार तने और तना हुआ ही रह गया, ऐसा रहता है? नहीं रहता है। इसका मतलब यह है कि कुछ वस्तु में इलास्टिक का गुण पाया जाता है। इलास्टिक किसे कहते हैं? जो वस्तु पर बल लगाने के बाद वो अपना आकार बदल दे और बल हटाने के बाद अपना आकार पुनः ग्रहण कर ले, वैसे वस्तु को हम क्या कहते हैं भैया? इलास्टिक वस्तु। यानी प्रत्यास्थता का गुण उस वस्तु में पाया जा रहा है। और जिस वस्तु में बल लगाने के बाद वो अपना आकार बदल तो लेता है परंतु बल हटाने पर अपना आकार वापस ग्रहण नहीं कर पाए, वैसा वस्तु क्या कहलाता है? प्लास्टिक वस्तु। कैसा वस्तु कहलाता है? प्लास्टिक। प्लास्टिक को हिंदी में कहते हैं हम लोग संघट्य वस्तु। कैसा बोलते हैं? संघट्य वस्तु। कैसा बोलते हैं? संघट्य वस्तु। तो दो तरह का वस्तु भी पाया जाता है, एक इलास्टिक बॉडी और एक आ गया प्लास्टिक बॉडी। ध्यान से सुनिए, इलास्टिक बॉडी का गुण क्या होता है? बल लगाए आकार बदलेगा। बल जैसे बल लगाए आकार बदला। जैसे ही आपने बल हटाया, बल हटा वापस पूर्व स्थिति में आ गया। ऐसे वस्तु को क्या बोला जाता है? इलास्टिक बॉडी। अच्छा, यह गुण एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण आता है, ठीक है। उसके ऊपर अभी डिटेल में हम क्लास में पढ़ चुके हैं, वैसा नहीं पढ़ेंगे। प्लास्टिक वस्तु में क्या होता है? बल लगा, एफ लगाए, अप्लाई किए, आकार क्या हो जाएगा? आकार बदला। बल को हटाए, बल हटा, आकार वही रहा, मतलब बदला नहीं। समझ में आया? एग्जाम्पल ले लीजिए, आप रोटी जो बनाते हैं ये कैसा है? प्लास्टिक। या कोई प्लास्टिक का बॉडी ले लीजिए, प्लास्टिक बॉडी ले लीजिए, और ये इसका क्वार्ट्ज। या फिर आप रबड़ लीजिए, 100% तो नहीं होता है पर होता है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं यहां तक समझने में। इतना लॉजिक आपको समझ में आता है। अब सवाल आ जाता है आपके पास सिंपल सा। पहले तो इतना तुम अपने रफ कॉपी में लिख लो कि क्या क्या हमने पढ़ाया आपको। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, जल्दी से जैसा हम बोले हैं उसके हिसाब से, याददाश्त के हिसाब से लिखो, जल्दी कर रहे। एकदम तेजी में, ऐसे रफ में लिखना है हमको, मेनली एमसीक्यू बनाना है।
बचवा सब देखो खेल रहा है, इसको पता नहीं है जीवन में जंग आने वाला है। एक बार शैक्षणिक स्थिति में घुस गए, बस कहानी खत्म। फिर मोह माया है जीवन में, सब धरा का धरा रह जाता है भैया, कुछ काम नहीं आता। नहीं, खराब तो नहीं कह सकते हैं, क्या है कि जीवन इसी का नाम है। हो गया, चलिए नेक्स्ट पार्ट। ये बल होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। नाम लिखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि डिफॉर्मिंग किसको कर रहे हैं, रिस्टोरिंग किसको कर रहे हैं। ये तुमको नाम से ही पता चल जा रहा है, नहीं लग रहा है? बस झट झट लिख लो कि इतना बल होता है। बाकी क्लास नोट्स में पहले का लिखा हुआ है ही चैप्टर का, है ना? वो कॉपी उल्टा लोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ बोल लो भैया। सवेरे आए, क्लास रिकॉर्ड किए, माइके ऑन नहीं किए, तब का नहीं। नींद भी कोई चीज होता है, हम बोल देंगे। अच्छा, अब घर में शादी है, शादी खत्म होने दो तब। कहाँ से एग्जाम? 2 दिन बाद शादी है। जिलानी सर छुट्टी दे दिए हैं, 21 को पढ़ा के देंगे कि 20 को ही पढ़ा के दे देंगे। मेरा शायद 23 संडे पड़ता है ना, उस दिन तो ऑलरेडी छुट्टी है। 24 को हम छुट्टी देंगे, 25 को। हाँ उससे पहले पता नहीं, शिवरात्रि है। वाह, एकदम ये आदमी 1.5 किलो का है। ये सब चीज बताते रहो बीच बीच में तुम लोग, कब छुट्टी का मौका मिलता है। चलिए आगे बढ़े झट से। इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, समझ लो। अगर किसी को बहुत डिटेल में लिखना है, जिसका छूटा हुआ है वो किसी से कॉपी लेकर के लिख लोगे। हैं बल हटा, बल हटा रे, बल हटाए, वापस पूर्व स्थिति में आ गया। मिटा दे, काफी है इतना, हटाए। अरे याद रखने के लिए इतना काफी है भाई। चलिए अब टॉपिक आता है एक प्रतिबल। क्या नाम है? प्रतिबल। प्रतिबल किसको कहते हैं ये समझिए। अब इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेस, ठीक है। प्रतिबल कहते हैं कि भाई किसी वस्तु के ऊपर जब हम बल लगाते हैं, जैसे ये एक वस्तु है और इसके ऊपर आपने बल लगाया, मान लो ऐसा किसी ने खींचा, ऐसे पकड़ करके खींच लिया। जब किसी को खींचोगे तुम, तो तुमने तो बल इस पूरे पर लगाया है, इस पूरे एरिया पर लगाया है कि नहीं लगाया? क्षेत्रफल पूरे पर लगाया ना। अगर कोई तुमसे पूछे कि इसका 1 मीटर स्क्वायर यानी एकांक क्षेत्रफल पर, इसके एकांक क्षेत्रफल पर, कैसा क्षेत्रफल पर? एकांक क्षेत्रफल पर, टोटल क्षेत्रफल पर तूने मान लिया जाए 20 न्यूटन का बल लगाया और टोटल क्षेत्रफल का वैल्यू है 5 मीटर स्क्वायर, कंसीडर करो खाली। इससे यह पता चलता है, इससे यह पता चला कि सर 5 मीटर स्क्वायर पर आप बल लगा रहे हैं 20 न्यूटन, तो एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लगा? जरा सा सोच के बताओ तो। 20 किस पर लगा है? 5 पर, तो एकांक पर कितना लगा? एकांक पर लगाने के लिए जितना बल लगाए, बल बटे आप क्षेत्रफल करेंगे। जब बल बटे क्षेत्रफल करेंगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगा, चलेगा ना।
ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू यही कहलाता है प्रतिबल। प्रति मतलब एक, इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाता है? इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला टोटल बल। और जो बल आप लगा रहे हैं एक्चुअल में इस बल का एक नाम है। क्या नाम है? इस बल का नाम है आपका डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या नाम है? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? याद कीजिएगा जरा सा। डिफॉर्मिंग फोर्स को हम लोग बोलते हैं विरूपक बल। यानी इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लगने वाला विरूपक बल, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं प्रत्यानयन बल। यानी रिस्टोरिंग भी तो बात बराबर है ना, चाहे रिस्टोरिंग रहे या विरूपक रहे, दोनों आपस में बराबर रहता है। लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल जब ऐसा होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला विरूपक बल, या सिर्फ बल भी बोलिएगा तो कोई काटेगा नहीं। अब इसका एसआई मात्रक अगर चेक करें तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा, विमा सूत्र अगर कोई पूछ ले तो विमा सूत्र यहां से निकाल लेंगे। m1 l t का पावर -2 और m के बदले l का पावर -2, तो मेरा बन करके आ जाएगा m1 l1 l -1 t का पावर -2। यही बनकर आएगा ना, तो इसका विमा सूत्र भी निकल गया। अब ये जो प्रतिबल होता है ना, अलग अलग प्रकार का होता है। पहला प्रतिबल है अभिलंब प्रतिबल। कैसा बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल स्ट्रेस। अभिलंब प्रतिबल, नॉर्मल स्ट्रेस यानी अभिलंब प्रतिबल। देखो भैया, कोई वस्तु पर कभी कभी बल लगाता होगा तो ऐसे टेढ़ा करके लगा देता होगा, कोई सीधा करके लगा देता होगा, कोई ऐसा लगा देता होगा, लगाता होगा कि नहीं? तो बोला ऐसा प्रतिबल जो वस्तु के पृष्ठीय क्षेत्रफल से, यानी इस वाले क्षेत्रफल से 90 डिग्री पर बल लग रहा हो। कितना डिग्री पर बल लग रहा हो? 90 डिग्री पर। कितना डिग्री पर बल लगे? 90 डिग्री पर लगे। ऐसे प्रतिबल को हम लोग क्या कहेंगे? अभिलंब प्रतिबल कहेंगे। क्या कहेंगे? फिर से सुनिए भैया, सिर्फ स्ट्रेस कहते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, लेकिन अभिलंब प्रतिबल कहते हैं बल तो लगेगा पर बल कितना डिग्री पर लगना चाहिए? 90 डिग्री पर लगने वाले बल को। अब यह नॉर्मल स्ट्रेस भी दो टाइप में बढ़ गया। कौन कौन सा टाइप? दो तरह का, ध्यान से सुनिएगा। अब आप इस पर या तो ऐसे तान करके 90 डिग्री में लगा सकते हैं या दबा करके 90 डिग्री में लगा सकते हैं। जब तानेंगे तो तनाव, जब तानेंगे तो तनाव यानी टेंशन, तनाव प्रतिबल। क्या बोलते हैं इसको? तनाव प्रतिबल। तनाव प्रतिबल, तनाव प्रतिबल में हम बोलते हैं इसको टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है। अच्छा, आप इसको दबा भी सकते हैं, दबा करके भी इसका आकार छोटा कर सकते हैं कि नहीं? तो कंप्रेस करना, दबाना मतलब कंप्रेस करना, तो इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस। नाम खाली सुनते जाओ ना, काम हो जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेस किसको कहेंगे? जब वस्तु का आकार बढ़ता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस में वस्तु का आकार क्या होता है? घटेगा। बात समझ में आया? टेंसाइल स्ट्रेस में वस्तु का आकार बढ़ेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस में वस्तु का आकार घटेगा। वेरी गुड। क्या इतना बात चमका आपके दिमाग में? कोई परेशानी है? अब एक बल आता है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। स्पर्श रेखीय प्रतिबल कैसा होता है? इसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। कैसा बोलते हैं? या इसे शियर स्ट्रेस के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शियर स्ट्रेस के नाम से। बोलो जरा सा जोर से, आवाज नहीं आया। कैसे? टेंसाइल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस मारेंगे। टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम शियरिंग स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस को किस नाम से जानते हैं? उसे हिंदी में बोलते हैं, हिंदी पर ध्यान में नहीं है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। कैसा प्रतिबल है?
स्पर्श रेखीय प्रतिबल, ध्यान से सुनो। शियरिंग, शियरिंग, SHEAR, शियर स्ट्रेस, मार्बो करेंगे, ध्यान से सुन पहले। और इसी का दूसरा नाम है टेंजेंशियल स्ट्रेस। अच्छा, इसका हिंदी है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। पूरा कॉन्सेप्ट समझो। अब छिलना से खीरा छिले हो, आकार बदलता है छिलने पे, खीरा का आकार बदलता है, पहले मोटा था अब पतला हो गया, होता है ना। तो आप बेसिकली क्या करते हो, या आप ऐसे समझो, ये है आपका एक वस्तु है, दोनों मिला करके आप इसको इधर धक्का दो और इसको इधर खींचो, देखो आकार बदल रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, टच करते हुए लेयर को आप धक्का दे रहे हैं ना। किसी वस्तु को आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास ये है, आपके पास वस्तु, आप इसको ऐसा धक्का दिए, एकदम ऐसे या ऐसे, यहाँ देखिए, इसको आप ऐसे बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, तो ये आकार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। फिर बल हटाते हैं तो अपने स्थिति में आता है कि नहीं आता है। ऐसे स्ट्रेस जो मतलब टेंजेंस, मतलब टच करते हुए उसको ऐसे आगे करना चाहे, उसको बोलते हैं हम लोग शियर स्ट्रेस। कैसा स्ट्रेस बोलते हैं, शियर स्ट्रेस। वस्तु मान लिया जाए ये रहा, आपके पास एगो वस्तु है, जमीन पर रखा हुआ है, ये जमीन पर रखा हुआ है। अब कोई इसको ऐसा धक्का दे रहा है, जब ऐसा धक्का देगा तो हो सकता है कि इस वस्तु का आकार आपके पास ऐसा बन जाए, टक 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 टक, ऐसा बन सकता है कि नहीं बन सकता। ये वाला जो प्रतिबल पैदा हुआ ना, इसे ही बोला जाता है शियर स्ट्रेस। कैसा स्ट्रेस बोला जाता है, शियर स्ट्रेस। कैसा स्ट्रेस बोला जाता है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का भी अलग अलग प्रकार है, उसके प्रकार है लॉन्गिट्यूडनल, शियर स्ट्रेस बोला जाता है। अब आगे टॉपिक देखते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन, ध्यान से सुनो। स्ट्रेन बोलते हैं हम लोग विकृति को। किसको बोलते हैं, विकृति। हिंदी में बोला जाता है इसको विकृति, यही होगा ना रे, हाँ। बोला किसी वस्तु पर जब आप बल लगाते हैं, ध्यान से सुन, ये एक पहले वस्तु है जिसकी लंबाई हमने देखा L था, किसी ने इसको बल लगाया, ये दूसरा काम कर रहे हैं। पहले वस्तु था अपना L लंबाई का, अब किसी ने इसका बल लगा करके, F बल लगा करके इस वस्तु के आकार को बदल दिया। मान लो ऐसा हो गया वस्तु, ठीक है। यानी पहले जितना लंबाई था L, अब बन जाएगा L1 बन गया। कुछ ना कुछ आकार बदला है, यहां से यहां तक का इसका आकार क्या हो गया, बदल गया है। इतना लंबाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा। बढ़े हुए लंबाई को यदि निकालना है तो L1 घटाओ L करना पड़ेगा, जिसे हम लोग डेल्टा L से दर्शाते हैं। कोई परेशानी है। बोला जो लंबाई में परिवर्तन यानी आकार में परिवर्तन, आकार मारेंगे ऐसा हरकत करती है, वो क्या पेन से कर रही थी अभी, हैं? मुंह किसके तरह लग रहा था बता दे अभी, हैं? समझ गए, हाँ। तो क्या बोला, हाँ बढ़िया किए, नहीं सुने, वैसा ही मुंह लग रहा था, बेवकूफ सब। हाँ चलो इधर ध्यान दो। तो जो लंबाई, भैया लंबाई में जो परिवर्तन हुआ, इस लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई, परिवर्तित किया गया लंबाई तथा प्रारंभिक लंबाई का जो अनुपात होगा, उसे कहा जाता है स्ट्रेन। हम यहाँ लंबाई एक एग्जाम्पल लिए हैं। आप ऐसा बोलेंगे कि आकार में परिवर्तन, किसका परिवर्तन, आकार में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आकार के अनुपात को हम क्या बोलेंगे भैया, विकृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विकृति कहा जाता है। यानी वास्तविकता में जो आकार था, उस आकार को हम प्रारंभिक आकार बोले, और जो आकार में परिवर्तन आया जितना सा, उसको हम आकार में परिवर्तन बोले। दोनों का जो अनुपात करेंगे यानी डेल्टा L बटे L। अब लंबाई में अगर परिवर्तन हुआ है तो डेल्टा L बटे L, अगर चौड़ाई में परिवर्तन हुआ है तो डेल्टा B बटे B, अगर मोटाई में परिवर्तन हुआ है तो डेल्टा मोटाई बटे मोटाई। समझ में आ रहा है।
इसे बोला जाता है विकृति, यानी स्ट्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्ट्रेन बोला जाता है। वेरी गुड। हाँ, दोनों के अनुपात को विकृति बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। कोई परेशानी? विकृति अलग अलग तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? ध्यान से सुनिए। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी लेंथ के अकॉर्डिंग परिवर्तन। एक होता है वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी पूरा आयतन में परिवर्तन। और एक होता है शियर स्ट्रेन। कैसा स्ट्रेन होता है? शियर स्ट्रेन। कोई परेशानी है? 3 प्रकार का स्ट्रेन होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। कैसा कैसा विकृति कहते हैं? अपरूपण विकृति। अब हम लोग बात करते हैं कि पदार्थ के बारे में अब ज्यादा बात ना करके आज के लेक्चर का एमसीक्यू हम लोग करते हैं। ठीक है, इतना जो पढ़े इसके हिसाब से हम लोग एमसीक्यू का लेक्चर देखते हैं। एमसीक्यू ठीक है। क्यू फाइंडर में गए, मेरा ये रहा एमसीक्यू का क्वेश्चन। किसका कॉल है? क्या जिसकी जैसी सोच? बघा को पढ़ा रहा है क्या? हैं? किसको पढ़ा रहे हैं सर? जो बोल रहे जिसकी जैसी सोच। देख तो ये वाला प्रिंट आता है उसमें, देखने पे हम बड़ा कर रहे हैं। हाँ देख तो आ रहा है क्या लिखा हुआ? पढ़ पा रहे हो? पढ़ के सुनाओ वहां से। 1 नंबर। निम्न में से कौन सा अधिक प्रत्यास्थ है? हाँ ठीक है, बैठ जाओ। वेरी गुड, मोस्ट वेलकम। अभी भी आ रहा होगा फिर? वेरी गुड, गुड बॉय। साफ साफ आ रहा है कि गड़गड़ गड़गड़ करके आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अधिक प्रत्यास्थ है? प्रत्यास्थ अभी तुरंत पढ़े हैं कि आप बल लगाए, आकार बढ़ गया, बल हटाए, आकार वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। उसमें ग्लास को तोड़कर देखो, कभी होगा? अच्छा, स्टील के बारे में क्या रहा है आपका, बाद में देखेंगे। स्पंज जो हम लोग खाते हैं वो स्पंज वैसा नहीं, स्पंज दूसरा टाइप का होता है। रबड़ होता तो स्पंज में भी प्रत्यास्थता का गुण है। आप जो खाते हैं दबाते हैं वापस स्थिति, रबड़ में भी आप वापस स्थिति में आता है। पर यह जानकारी के लिए बता दें कि बाकी दोनों से, स्पंज और रबड़ से, स्टील का प्रत्यास्थता गुण ज्यादा होता है। प्योर स्टील का बोलोगे सर हमारे घर में स्टील आता है? नहीं नहीं नहीं, स्टील का थाली वो प्योर स्टील नहीं है, उसमें लिखा हुआ रहता है स्टेनलेस स्टील, बहुत सारा मिक्सचर है उसमें धातु का, है ना। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। स्टील में सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भैया। निम्न में से सर्वाधिक प्लास्टिक पदार्थ कौन सा है? मतलब एक बार बल लगाए तो वापस अपनी स्थिति में नहीं आए। लोहा पर बल लगेगा स्थिति में आएगा, रबड़ पर बल लगेगा स्थिति में आएगा, लकड़ी पर बल लगेगा। कई बार लकड़ी भी अपना रंग दिखाता है, थोड़ा तो उसमें गुण होता है कि दबाए वापस अपनी स्थिति में आ जाए, या फैलाए वापस अपने। अरे नहीं देखे हो क्या? तो हम बताते हैं। तुम कांटी ठोको किसी में, हट जाता है, कांटी निकालते तो वापस थोड़ा तो अपना स्थिति लाता है ना। इसका मतलब उसमें भी प्लास्टिसिन, मतलब प्लास्टिक में यह गुण नहीं पाया जाता है। तो 2 का डी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। कैसा ऑप्शन करेक्ट है? डी नंबर। फिर क्वेश्चन है प्रत्यास्थ सीमा के भीतर प्रतिबल और विकृति के बीच संबंध है। अच्छा, ये हुक का नियम है। किसका नियम है? हुक का नियम। हुक साहब ने कहा, हुक साहब का कहना था कि भाई अगर किसी वस्तु पर आप बल लगाए, ध्यान से सुनना, मान लो रबड़ है, तुम्हारा हेयर बैंड है, एक टाइम तक जब तुम बल लगाओगे तो ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बल छोड़ोगे वापस अपने इसी स्थिति में आ जाएगा। लेकिन अनर्थ बल लगा दिए, जेसीबी ला करके रबड़ को टड़टड़ा के बल लगा दिए, अब वापस अपनी स्थिति में आएगा? यानी वो जब तक, ये ध्यान से सुनिए, बल लगाए वापस अपनी स्थिति में आया, यानी प्रतिबल और विकृति। विकृति किसको कहते थे? लंबाई बढ़ने परिवर्तन वाले को। यानी ये दोनों, हुक का नियम बोला कि भाई लिमिट रहेगा और प्रतिबल समानुपाती होगा विकृति के। किसके समानुपाती होगा? प्रतिबल समानुपाती होगा
विकृति के। तो आपका 3 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी नंबर। 3 का बी नंबर। प्रतिबल किसके द्वारा दिया जाता है? प्रतिबल का अभी सूत्र आप लोग पढ़े थे। प्रतिबल किसको कहते थे? बल बटे क्षेत्रफल को। तो 4 का कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। 5 नंबर पर आते हैं। ठोस जो प्रत्यास्थ सीमा से ऊपर टूट जाते हैं कहलाते हैं। देखो ध्यान से, प्रत्यास्थ सीमा का मतलब यह हुआ कि भाई वो किसी क्षण तक, किसी दर्द तक वो बढ़ता है। यहां तक मान लो वो बढ़ता 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 गया, अब इससे उसका बढ़ने का लिमिट नहीं है। रबड़ को देख लो, एक लिमिट तक वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, उसके बाद वो टूट जाएगा। वो टूट जाता है तो वो वस्तु क्या कहलाता है? ये सवाल है उसका कि वो वस्तु क्या कहलाएगा। वैसी स्थिति को हम लोग तन्य, मतलब एक बार तौन दिए, सोना चांदी जो तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, सोना में खींच लिए, नया आकार बन गया, परमानेंट रह गया। आघात वर्धनीय छोड़ दो, भंगुर का मतलब वही होता है कि एक लिमिट तक गए, ब्रेकिंग लिमिट तक, उसके बाद वो टूट जाएगा। तो 5 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। छठा क्वेश्चन देखिए जरा सा, तो 6 नंबर क्या है? प्रतिबल का मात्रक होता है। अभी अभी बताएं, 6 का बी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। 7 नंबर प्रतिबल का विमा सूत्र होता है, ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है, अभी अभी बनाए हैं हम लोग। हुक के प्रत्यास्थ के नियम के अनुसार यदि प्रतिबल बढ़ता है तो प्रतिबल से विकृति का अनुपात क्या हो जाएगा? भैया बढ़े कि घटे, उसका अनुपात तो हमेशा क्या रहता है? समान रहेगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करता है। हुक के नियम के अनुसार क्या रहेगा? नियत रहेगा, क्योंकि उसने बोला है उस लिमिट तक हमको चाहिए, उस लिमिट के बाद हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। 8 का डी नंबर। चलिए 9 नंबर देखिए। 9 भी हुक का नियम है। हाँ, हुक के नियम के अनुसार किसी तार की लंबाई को L से बदलने के लिए आवश्यक बल समानुपाती है। L से बदलने के लिए मतलब L ही है ना। हुक के नियम के अनुसार किसी तार की लंबाई को L से बदलने के लिए आवश्यक समानुपाती है। अगर हम किसी तार की लंबाई को बदल रहे हैं, पहले L तक बदल दिए, तो भाई जितना बल लगाएंगे उतना समानुपाती होगा। L से बदलने के लिए L समानुपाती नियतांक लगेगा। अरे L पर किसी वस्तु का तार है, उसको हम L तक लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, तो L उसका विकृति भी तो जाएगा L तक। L में बदल रहे हैं तो विकृति भी कितना जाएगा? L तक। तो 9 का ए नंबर। 9 का आपका ए नंबर। 10 नंबर, वो पदार्थ जिन्हें अधिक विकृति उत्पन्न करने के लिए खींचा जा सकता है। विकृति अधिक उत्पन्न किसमें होगा? पहले ये आप बताइए। वो पदार्थ जिसे अधिक विकृति तक खींचा जा सकता है, जल्दी बताओ। वो पदार्थ जिसे अधिक विकृति उत्पन्न करने के लिए खींचा जा सकता है। समयवी इंग्लिश नहीं पता है ना, भारी टेंशन है। प्रत्यास्थल नहीं, बहुलक तो नहीं होता है, अब घट तो टूट जाएगा। समव्यवस्था पहले जैसी स्थिति। सी नंबर। 10 का सी नंबर करेक्ट ऑप्शन। 11 नंबर, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबल और विकृति के अनुपात अभी टॉपिक नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। 11 का बी नंबर। अच्छा 12 नंबर देखते हैं, तन्यता और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन पहले भी नहीं पढ़े हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तब फिर तो पहले क्या बोलते हैं इसको? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। क्या बोलते हैं? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। 12 का ए नंबर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखें। अपरूपक प्रतिबल और अपरूपक विकृति के अनुपात को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। हैं? क्या बोला? अरे अपरूपक अपरूपक है तो अपरूपक गुणांक कहलाएगा ना। 13 का सी नंबर। 14 नंबर बताओ। अपरूपक गुणांक को भी कहा जाता है। अपरूपक गुणांक को क्या कहा जाता है? हैं? दृढ़ता, शुद्ध दृढ़ता गुणांक। ठीक है। 14 का सी नंबर। 15 बताओ। प्रतिबल एक राशि है, सदिश अदिश विमाहीन टेंसर कैसा राशि है? एक्चुअल में यह कैसा राशि है? टेंसर राशि है ना। पहले भी पढ़ा है कि यह एक टेंसर राशि है। 15 का सी नंबर। 16 नंबर बताओ।
प्रति एकांक क्षेत्रफलता आंतरिक प्रत्यानयन बल को कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल आंतरिक प्रत्यानयन बल, हाँ बोलो जल्दी से। हाँ, हाइड्रोलिक प्रतिबल। बोलो 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 बोलो, क्या बोलते हैं, बोलो ना। क्या ए मारेंगे अभी तड़ांग से। हाइड्रोलिक प्रतिबल नहीं कहते हैं, ऐसा इसमें हाइड्रोलिक लिखा हुआ है, पर हाइड्रोलिक प्रतिबल तो अभी पढ़े भी नहीं है हम लोग। ठोस में हाइड्रोलिक के बारे में कैसे आंसर देंगे? ठोस में हाइड्रोलिक तनन प्रतिबल कह सकते हैं, तनन प्रतिबल कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आंतरिक प्रत्यानयन बल, आंतरिक प्रत्यानयन बल मतलब अंदर 90 डिग्री पर ऐसे स्विंग से, तनन प्रतिबल क्या कहते हैं? तनन प्रतिबल। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम कहलाता है संपीड्यता, यही ना? बोलो जल्दी, क्या कहलाता है? क्या यही? हाँ, किसी तार का ब्रेकिंग स्ट्रेस किस पर निर्भर करता है? तार के